हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। तो कर रहे थे शेयर कैपिटल की बात मेरे बाबू। करते हैं आज एक बार फिर शेयर कैपिटल को कंटिन्यू, और हमारी इस शेयर कैपिटल की सीरीज के अंदर फाइनली हम लोग प्रैक्टिस सेशन पर पहुंच चुके थे। लास्ट लेक्चर नंबर 10 के अंदर सबसे पहला एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है हमारा, उसकी प्रैक्टिस की थी। और एक बार फिर उस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 11 की बात करते हैं, जहां 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन की अनदर एक बार फिर प्रैक्टिस करनी है मेरे बाबू। तो मेरे लाल मेरे पीले हैं, कैसा है तू? ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। सर जी बहुत बढ़िया हैं हम तो चलो करते हैं जी पढ़ाई की शुरुआत। तो प्रेम से बोले राधे राधे। आओ जरा करते हैं आज की क्लास का कंटेंट शुरू। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि इन फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर सारी बातें होने वाली हैं हमारी। क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो डेफिनेटली एक्सेस मनी की बातें होंगी। और हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से भली बात ही जानते हैं मेरे बाबू। और अगर नहीं जानते हैं, अगर किसी की शेयर कैपिटल कच्ची पक्की सी है, तो अभी भी मौका है। जस्ट 11 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 आप देखना शुरू करिए। अभी भी आपके पास में वक्त है। पार्ट 1 से शुरू हो जाइए, पार्ट 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए एंड सो ऑन। कंसेप्ट को अच्छे तरीके से बिल्ड करिए। ये सीरीज बनाई ही इस पर्पस से गई है कि आप कंसेप्चुअली अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। 1 बाय 1 स्टेप वाइज सारी चीजें मेंशन है हर एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, और किसी भी लेक्चर को एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है। हर पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कुछ एडिशनल बातें ऐड करने के बाद आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। तो अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट को ट्यून करिए, चेक करिए, और चलो करते हैं बातों की शुरुआत। तो एक्सेस मनी के बारे में जानते हैं हम, या तो हम इसे रिफंड करते हैं या अगली कॉल पर एडजस्ट कर देते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स का कभी कभी वर्किंग नोट बनता है, और हम ये जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि अगर कभी भी डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट हो, यानी ऐसी कॉल जिस पर एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही हो, जो कॉल हमेशा ज्यादातर अलॉटमेंट होती है, तो जब कहीं भी अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट की कॉल पर डिफॉल्ट करता है मेरे बाबू, तो कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट बनाया जाता है। ये बात जानते हैं हम लोग। इसके अलावा फॉरफीचर एंड रीइश्यू की बातें भी होंगी इस क्वेश्चन के अंदर, जो फुल फ्लैश क्वेश्चन हमारा होने वाला है। और एक एडिशनल बात जो हमारे लास्ट लेक्चर नंबर 10 के अंदर नहीं थी, तो वो थी आपकी प्रीमियम की बातें। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कोई प्रीमियम की बातें नहीं की थी, यानी हमने एक ऐसा फुल फ्लैश क्वेश्चन किया था जिसमें कोई प्रीमियम नहीं था, जिसमें सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन था, कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट था, फॉरफीचर रीइश्यू था, बट कोई प्रीमियम की बातें नहीं थी। क्या प्रीमियम की बातें आती ही चीजें बहुत लंबी चौड़ी और एक्स्ट्रा हो जाने वाली हैं? तो जवाब है बड़ा बड़ा ना, नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत क्या बातें बदलेंगी या कोई एडिशनल कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए? तो जवाब है हाँ, बड़ा सा हाँ, बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा बातें मालूम होनी चाहिए। तो चलिए खैर करते हैं जी बातों की शुरुआत, पढ़ते हैं क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करना है? तो ये क्वेश्चन करना है हमें। क्या है जी क्वेश्चन? सारे गामा पा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सारे गामा। आराम से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बड़ी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आओ मेरे लाल मेरे पीले मेरी भूरी हैं, पढ़ाई कर रही हो कि नहीं? सर जी कर रहे हैं हम। तो आओ करें पढ़ाई। चलो जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपेरेंटली रीड कर लीजिए जी, जहां हमने कितने शेयर इशू किए हैं, 80,000 शेयर हमने इशू किए हैं। और परंपरा अनुसार जैसा कि हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो जो एप्लीकेशन आई है वो थोड़ा ज्यादा, यानी 1,20,000 शेयर्स की आई हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। जहां क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि हमने जो किया है वो अलॉटमेंट की है प्रो राटा बेसिस पे, प्रो राटा बेसिस पे टू ऑल द एप्लीकेंट्स। यानी इस बात से क्या समझते हैं हम? इस बात से समझते हैं कि क्वेश्चन में कोई कैटेगरीज नहीं है कि हाँ रिजेक्शन हो रहा है, प्रोराटा हो रहा है, ऐसा करके कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में फुल्ली प्रोराटा अलॉटमेंट है। 1,80,000 शेयर हमने इशू किए, 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, और फुल सभी एप्लीकेशन को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी गई है। इसके अलावा बाद में कुछ एक नालायक लोगों की इंफॉर्मेशन दी है कि हाँ एक ध्वनि नाम की शेयर होल्डर है जिसने कि अलॉटमेंट की कॉल पर डिफॉल्ट किया, और साथ ही साथ सरगम नाम की एक शेयर होल्डर है और उसने 6,000 शेयर्स और उसने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया। और ये दोनों ही जो शेयर्स हैं वो आगे चलकर जो कि हैं फॉरफिट कर दिए गए आफ्टर द फर्स्ट कॉल। यानी कुल मिला के इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी दी हुई है कि भाई अलॉटमेंट पे भी डिफॉल्ट है जो कि ध्वनि ने किया है, और फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट है जो कि सरगम ने किया है, ऐसे करके कुछ बातें कह रहे हैं। और बाद में चल के इनके शेयर फॉरफिट कर लिए गए फर्स्ट कॉल के बाद, और बाद में चल के इनके शेयर को री इशू कर दिया गया किसी तरंग नाम के शेयर होल्डर को। बताओ, ध्वनि भी आ गई, सरगम भी आ गई, सारे गामा पा चल रहा है, पा नहीं है सारे गामा चल रहा है, तरंग भी आ चुका है, अब तो झूमने का मन है, क्या कर सकते हैं बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं अकाउंट्स के अंदर, क्या ही कहने हैं। है
तो ऐसे करके कुछ बातें चल रही हैं और साथ में आखिरी में कुछ फाइनल कॉल की बातें लिखी हुई हैं इन्होंने। हालांकि फाइनल कॉल के बारे में कोई भी ऐसा सच इंफॉर्मेशन दी है? हाँ दी है, बिल्कुल दी है। सबसे आखिरी की लाइन, और ज्यादातर इस तरह की इंफॉर्मेशन सबसे आखिरी में ही देते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, यानी इससे हम ये समझते हैं कि फाइनल कॉल के बारे में तो जैसा कि इन्होंने लिखा है कि बैलेंस हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब जब सबसे आखिरी में लिखा है इन्होंने कि फाइनल कॉल बनाई ही नहीं गई, तो बनाई ही नहीं गई तो उसके बारे में सोचना ही क्या? पैसा मांगा ही नहीं गया, पैसा मिला ही नहीं, तो कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो हमें जो जर्नल एंट्री करनी है वो सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक की करनी है मेरे बाबू। तो ऐसे करके बातें हैं। तो इसी के साथ आओ जरा करते हैं बातों की शुरुआत। तो जैसा कि हम जानते हैं काफी आसानी से, काफी बेहतर तरीके से हम सबसे पहली जर्नल एंट्री तो कर ही सकते हैं, जो कि हो जाएगी हमारी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये जो सबसे पहली एंट्री होती है ये तो हमेशा एक आसान एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जिस पर हमें सिंपली सिर्फ इतना मेंशन करना होता है कि हाँ भाई एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया। हम जानते हैं क्वेश्चन की शुरुआत में ही हमने रीड किया कि माना हमने 80,000 शेयर इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन तो आई 1,20,000 शेयर्स की। दैट मींस 30 रुपए के हिसाब से 1,20,000 शेयर्स पर कितना पैसा आएगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम, क्या ही दिक्कत की बात है। तो 1,20,000 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से जो कि आएगा आपका 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपीज। तो 36 लाख रुपए शुरुआत में रिसीव हुए। ठीक है जी, ओके सर जी, आ गया बात समझ में। यानी सबसे पहली एंट्री तो हम आराम से कर ही देते हैं। ठीक है, अप्लाइड शेयर्स और इनटू में एप्लीकेशन की कॉल, ऐसे करके। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हम लोग जानते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरा डेबिट किया जाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरा डेबिट किया जाता है, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हम डेबिट करते हैं वो हम सेम अमाउंट के साथ में करते हैं, 36 लाख रुपीज के साथ। और सर जी पेपर में नरेशन लिखनी है क्या? हाँ बिल्कुल लिखनी है। क्यों नहीं लिखोगे नरेशन मेरे बच्चा? नरेशन क्यों नहीं लिखोगे? यहां तो मैं वक्त बचाने के लिए नरेशन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन के बिल्कुल आखिरी में एक बार सारी नरेशन डिक्टेट जरूर कर दूंगा मैं। लेकिन क्या एग्जाम में नरेशन लिखनी है? जी हाँ लिखनी है। हालांकि एग्जामिनर बहुत 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 डेप्थ में जाके आपकी नरेशन कभी रीड नहीं करेगा, लेकिन अपेरेंटली प्राइम एफएसआई पहली नजर में हुआ ये हाल। क्या हुआ है? कुछ नहीं। पहली नजर में वो ये जरूर देखेगा कि नरेशंस आपने लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, ध्यान रखिएगा। तो नरेशंस आपको एग्जाम में लिखनी है, ध्यान रखिएगा। चलो जी, पहली नजर में क्या हो गया? पहली नजर में कुछ नहीं हुआ, पहली नजर में खैर। तो टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हम कितना लिखते हैं? तो प्रिंसिपली हम लोग जानते हैं जितना हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं, जितना हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं। और मेरे बाबू हम कितना मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं? जितने शेयर्स हमने इशू किए थे मैक्सिमम हम उतने ही अलॉट कर सकते हैं। माना एप्लीकेशन आई है आपकी 1,20,000 शेयर्स की, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि आप 1,20,000 शेयर्स ही दे दोगे। आपने जितने शेयर इशू किए थे, आपने सभी डॉक्यूमेंटेशन जो सेबी को, जो आरओसी को, जो स्टॉक एक्सचेंजेस को फाइल की होंगी, वो सभी 80,000 शेयर्स के हिसाब से की होंगी। तो आप मैक्सिमम अलॉट भी सिर्फ 80,000 शेयर्स ही कर सकते हो मेरे बच्चा। तो 30 रुपए की देखो एंट्री चल रही है, फिलहाल तो हम एप्लीकेशन पे ही है ना। तो यानी शेयर कैपिटल के अंदर तो सिर्फ आप 80,000 शेयर्स के हिसाब से, 80,000 शेयर्स के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यहां पर 24 लाख रुपए लिखने का हक रखते हो। और हम जानते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं एक्सेस मनी का ट्रीटमेंट। और एक्सेस मनी का क्या करते हैं हम? अगर कभी भी रिजेक्शन का केस हो तो हम रिफंड कर देते हैं उन लोगों का पैसा, लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में तो हम एक्सेस मनी को क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? ए भूरी, पढ़ रही हो? तुम कह रही थी मैं पढ़ रही हूं। सर जी मैं पढ़ रही हूं। तो बताओ प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में हम क्या करते हैं एक्सेस मनी का? तो हम शेयर अलॉटमेंट पे पैसे को एडजस्ट किया करते हैं हमेशा, आमतौर पर, क्योंकि एक्सेस मनी हमेशा अगली कॉल पे एडजस्ट की जाती है, और अगली कॉल तो इस क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट ही है। तो ठीक है जी, ओके सर जी। तो हम जो भी हमारा फालतू का पैसा है उसे शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, जिस बात का मतलब यह है कि अब अलॉटमेंट पे जब भी पैसा आएगा, आने वाला आएगा लेकिन कम आएगा। तो आने वाला आएगा लेकिन कम आएगा। फिलहाल के लिए कितनी एक्सेस मनी होगी तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। 12 लाख रुपए, ठीक है जी। और बाकी तो अगर मैं बात करूं ये 12 लाख कहां से आया, तो देखो 1,20,000 में से 80,000 के शेयर्स की तो बात कर ली हमने, तो 40,000 शेयर्स के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से आया ये 12 लाख रुपए। बाकी तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, इस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में थर्ड एंट्री क्या होगी सर जी? है थर्ड एंट्री क्या होगी? तो थर्ड एंट्री होगी आपकी ड्यू की एंट्री, और फोर्थ एंट्री होगी आपकी रिसीव की एंट्री। जहां ड्यू की एंट्री हम लोग जानते हैं कि भाई क्योंकि अलॉटमेंट की कॉल पर तो प्रीमियम मौजूद है, कितने का? 10 रुपए का। जिस हिसाब से अगर मैं इस कॉल की बात करूं, वैसे तो ये कॉल आपकी 30 रुपए की है, लेकिन इसमें 10 रुपए तो प्रीमियम का इंक्लूड है, यानी ये कॉल बनेगी हमारी कितने की? 20 + 10, जहां 20 रुपए आपका फेस वैल्यू का है और 10 रुपए आपका प्रीमियम का है। और आमतौर पर तो हम ड्यू की एंट्री क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। आमतौर पर तो हम ड्यू की एंट्री क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट
शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, लेकिन क्या अभी भी मेरा होगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल? तो जवाब है हाँ भी, लेकिन ना भी। ना भी क्यों? क्योंकि सिर्फ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल नहीं होगा, बल्कि प्रीमियम की वजह से हम प्रीमियम वाला अकाउंट भी जरूर क्रेडिट करेंगे जरूर करेंगे। तो क्योंकि प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन के अंदर, और हम जानते हैं कि जो प्रीमियम होता है वो क्रेडिट हो जाता है जब कहीं भी ड्यू की एंट्री में हम उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं प्रीमियम को हम? ध्यान रखना, क्या कर रहे हैं हम? प्रीमियम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जल्द ही क्या खत्म भी करेंगे प्रीमियम को? हाँ, कभी कभी खत्म करना पड़ता है। कब, कैसे, कब कब करेंगे तो वो अभी आगे आएगा। फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं? प्रीमियम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हमने इशू कितने किए थे, 80,000 शेयर्स और 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। बट वो जो भी एप्लीकेशन ज्यादा आई थी उसका तो निपटारा कर चुके हैं हम। तो अब तो आगे का जितना भी क्वेश्चन चलेगा वो 80,000 शेयर्स के हिसाब से ही चलेगा। तो 80,000 इंटू 80,000 इंटू और 80,000 इंटू कितने की कॉल है आपकी? शेयर अलॉटमेंट की अगर बात करें तो शेयर अलॉटमेंट की कॉल आपकी 30 रुपए की है, जिसमें 20 रुपए आपका फेस वैल्यू का है और 10 रुपए आपका प्रीमियम का है। तो ठीक है, जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम में दिखाओ, फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल में जाता है, वो हम जानते हैं यहां 20 रुपए, और शेयर अलॉटमेंट में आप टोटल दिखाओगे जितना की आपको पैसा लेना है शेयर होल्डर लोगों से। तो उस हिसाब से आपका अमाउंट कितनी कितनी बन जाएगी? यहां आपकी बनेगी 24 लाख रुपए, यहां बनेगी आपकी 24 लाख रुपए, और यहां बनेगी आपकी 16 लाख रुपए, और यहां बन जाएगा हमारा प्रीमियम का पैसा 8 लाख रुपए। तो इस तरीके से मेरी एंट्री हो गई। जैसा कि क्वेश्चन ने हमें बताया था कि एक ध्वनि 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 बाद में तरंग भी आएगा, बीच में सरगम भी बजेगी, बट अभी तो ध्वनि की बातें हैं। तो ध्वनि जिसको कि 16 शेयर्स अलॉट किए गए थे, तो उसने अलॉटमेंट की कॉल पर डिफॉल्ट कर दिया है, ऐसे करके कुछ बातें कह रहे हैं ये। तो ठीक है जी, ओके। तो देखो, रिसीव की एंट्री हम करेंगे जो होती है आमतौर पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो करेंगे तो यही हम। लेकिन क्योंकि डिफॉल्ट हुआ है, तो डिफॉल्ट के केस में हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी मेरा डेबिट कर दिया जाता है मेरे बाबू। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी मेरा डेबिट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां सबसे पहले, अब प्रिंसिपली आपको क्लियर रहना चाहिए, है ना, आपको स्पीड बढ़ानी है इन क्वेश्चंस के अंदर, आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि सबसे पहले हम जो अमाउंट लिखेंगे वो इसकी लिखने वाले हैं, शेयर अलॉटमेंट की। भाई शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, सबसे पहले ये बातें सोचने वाले हैं हम लोग कि यहां कितनी अमाउंट आने वाली है। तो यहां कितनी अमाउंट आएगी? तो हमने मांगा कितना पैसा था? 24 लाख रुपए। लेकिन क्या आएंगे 24 लाख रुपए? तो जवाब है ना, क्योंकि उसमें से हम थोड़ा सा पैसा जो कि था वो ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके थे। 12 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके थे। तो 24 लाख में से 12 लाख रुपए तो एडजस्ट कर दिया जाएगा, किया जा चुका है। तो अब 24 में से 12 लाख माइनस करके, 24 लाख ड्यू किया, 12 लाख ऑलरेडी आ चुका है, तो वो एक्सेस मनी एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट ही आप यहां लिखने का हक रखते हो। 24 में से 12 माइनस करके 12 लाख रुपए ही बचेगा। क्या ये 12 लाख मैंने ऊपर वाला 12 लाख लिखा है? तो जवाब है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 24 लाख में से 24 लाख में से 12 लाख माइनस करके रिमेनिंग 12 लाख हमने वहां लिखा है। तो ड्यू अमाउंट में से एक्सेस मनी को माइनस करके हमने वहां बची हुई अमाउंट लिख दी है। और जैसा कि हमने कहा था कि जब जब कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा, कहां? अलॉटमेंट की कॉल पर, तो हमें बनाना पड़ता है कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट, कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट। तो माना ध्वनि के शेयर सीधा सीधा 1600 शेयर्स अलॉटेड शेयर्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें तो इस सिचुएशन में यहां पर बनाना पड़ेगा एक छोटू सा वर्किंग नोट। तो यहां रेफरेंस दे देते हैं WN, दैट मींस वर्किंग नोट, और अलग से जरा वर्किंग नोट बनाने के लिए चल पड़ते हैं। तो आओ बनाएं प्यारा सा छोटू सा कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट, जहां इस वर्किंग नोट की तो अब आदत सी हो गई, ये वर्किंग नोट बनाने की बढ़ जानी चाहिए, किसी और चीज की आदत ना डाल लेना, अच्छी आदतें डालना, उल्टी सीधी बुरी संगत से बाहर निकलना, बुरी आदतों से बेहद दूर रहना, तभी कुछ अच्छा होगा, तभी कुछ बेहतर होगा। आदतें जरूर डालनी है, लेकिन अच्छी आदत डालनी है। कॉल्स इन एरियर्स के वर्किंग नोट की आदत डालनी है कि पहले अप्लाइड शेयर, फिर अलॉटेड शेयर, फिर एक्सेस मनी, फिर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, देन कॉल्स इन एरियर्स फाइनली। तो ये आदत डाल लो मेरे बाबू, कोई ऐसी वैसी आदत मत डालो, ठीक है। आदतों को बदलो, अपनी अच्छी आदतों में कन्वर्ट करो अगर नहीं है तो, और अगर हैं अच्छी आदत पहले से तो फिर तो क्या ही कहने हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए जी, खैर, तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर के हमेशा ही ये काम करते हैं कि भाई एक तरफ अप्लाइड शेयर्स लिखते हैं, एक तरफ अलॉटेड शेयर्स लिखते हैं, जिनमें से कोई एक शेयर हमें दिए हुए होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो ध्वनि के आपको 1600 शेयर्स दिए हुए हैं। देखो, ये जो भी हम वर्किंग नोट बना रहे हैं ध्वनि स्पेसिफिक बना रहे हैं, क्या इसके अंदर मुझे पूरी कंपनी स्पेसिफिक से कोई लेना देना है? तो जवाब है ना। तो
बेसिकली धोनी के शेयर्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर अगर अप्लाइड और अलॉटेड के बीच का रेशो हम जज करें कि हाँ भाई किस तरीके से अलॉटमेंट की जा रही है, कि इस रेशो में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट की जा रही है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मतलब रेशो में अलॉटमेंट। तो किस रेशो में अलॉटमेंट की जा रही है, तो जरा आराम से 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और उन्हीं 1,20,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस को हमने 80,000 शेयर अलॉट कर दिए। तो 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और 80,000 शेयर हमने इन्हीं लोगों को अलॉट कर दिए होंगे। तो इस हिसाब से अगर यहां से एक रेशो क्रिएट करने की कोशिश की जाए तो 4 0 कैंसल, 4 0 कैंसल, 4 3 जा 12 और 4 2 जाए, तो 3:2 बनेगा हमारा रेशो। क्या बनेगा? 3:2 बनेगा। तो यहां से अगर मैं रेशो की बात करूं तो वो रेशो बनेगा मेरा 3:2। ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। और उसके बाद हमने बोला हुआ था, हम कहा करते थे इस तरह की बातें कि भाई अप्लाइड शेयर सब हमें निकालने हैं, तो जहां हो उससे डिवाइड करो और जहां पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई करो। यानी आपको क्या गिवन है? आपको अलॉटेड शेयर्स गिवन है, तो अलॉटेड शेयर 1600 गिवन है, तो अलॉटेड के कंपोनेंट जहां हो उससे डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करो और जो जहां पहुंचना है, यानी जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है, जो चीज आपको निकालनी है, जो आपकी मंजिल है, जो अच्छी संगत आपकी मंजिल है, तो उससे मल्टीप्लाई करो। तो जहां हो यानी 2 से डिवाइड करो, तो 1600 को 2 से डिवाइड करो और जहां पहुंचना है, जो चीज आप कैलकुलेट करना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से 2400 शेयर्स इनके निकल के आएंगे आने वाला आएगा। खैर, तो 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया धोनी ने, 1600 शेयर्स इन्हें मिले हैं। तो धोनी की कितनी एक्सेस मनी रही होगी, धोनी की कितनी एक्सेस मनी रही होगी, जो कि कंपनी ने कहा होगा कि हम आपकी आगे एडजस्ट करेंगे। तो एक्सेस मनी निकलती है एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन की कॉल। हाउ मेनी एक्सेस शेयर्स? तो 2400 में से 1600 शेयर्स माइनस करके 800 शेयर्स निकलेंगे एक्सेस शेयर्स, और इनटू एप्लीकेशन की कॉल है आपकी 30 रुपए की, जिस हिसाब से हमारा कितना बनेगा? 24,000 रुपए। दोबारा से रिपीट करता हूं, एक्सेस मनी निकलती है एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन की कॉल, एक्सेस शेयर्स निकलेंगे दोनों शेयर्स को माइनस करके 800 शेयर्स और इनटू एप्लीकेशन की कॉल। एंड देन उसके बाद में हम जज करते हैं कि भाई अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है। तो धोनी से उसके अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से, 1600 शेयर्स के हिसाब से अलॉटमेंट की कॉल भी कितने की है? 30 रुपए की है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो कितना पैसा मांगा जाएगा? तो 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज मांगे जाएंगे। अब दोनों को आपस में एडजस्ट कर देंगे, 48 में से 24 माइनस करके 24,000 रुपए देने थे धोनी को, जो धोनी ने नहीं दिए। तो कुछ और नहीं बल्कि यही अपना कॉल्स इन एरियर्स है। तो कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट फाइनली हमने डेराइव कर ली अपने वर्किंग नोट में से, जो कि निकल के आएगी कितनी? 24,000 रुपए। और इसी के साथ में यहां से माइनस करके जो बैंक की फिगर है ये निकालने वाले हम बैलेंसिंग फिगर करके। कॉल्स इन एरियर्स की निकाली है वर्किंग नोट से, ये निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर करके। यानी 12 लाख में से 24,000 माइनस करके 11,76,000 ये हमने माइनस करके निकाल ली फिगर। इसी के साथ में फाइनली हमारे क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक की अकाउंटिंग खत्म हो गई है। क्या हमने धोनी के डिफॉल्ट के बाद इमीडिएटली शेयर फॉरफिट किए हैं? तो जवाब है ना। क्वेश्चन ने बताया था कि धोनी ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया और सरगम ने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया, और बाद में चलकर जैसी फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया तो सभी के सभी जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर लिए गए। दी शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी जो भी शेयर्स हैं वो आपके फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किए गए हैं। तो डेफिनेटली अलॉटमेंट पे माना धोनी ने डिफॉल्ट तो किया है, लेकिन उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए। तो अब अगली एंट्री कुछ किस तरीके से होने वाली है मेरे बाबू, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। एंट्री नंबर 5 फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करने वाले हैं हम, एंड देन एंट्री नंबर 6 फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री करने वाले हैं हम लोग, यानी पैसा जब मिलेगा। खैर, तो ड्यू की एंट्री तो वही होगी हमारी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बड़े ही आराम के साथ में 80,000 शेयर्स के हिसाब से ही चलेगी अब तो पूरी अकाउंटिंग। और जो सबसे आखिरी की कॉल है वो भी आपकी एक बार फिर 30 रुपए की है, और इसमें कोई प्रीमियम की बातें नहीं है। तो ठीक है जी, ओके। तो 30 रुपए के हिसाब से 24 लाख रुपए ही मांग लेंगे हम। और क्या अब इस बार ऐसा कुछ है कि हाँ भाई कोई एक्सेस मनी वगैरह भी एडजस्ट करनी है? तो जवाब है ना। जो भी एक्सेस मनी थी वो तो हमने एडजस्ट कर दी थी अलॉटमेंट पे, तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन हाँ, जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट के साथ साथ हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। हालांकि क्या कॉल्स इन एरियर्स के अंदर इस बार कोई किसी भी तरह का कोई वर्किंग नोट हमें बनाने की जरूरत है? तो जवाब है ना, पूरी तरीके से ना। वर्किंग नोट तो हम सिर्फ और सिर्फ तब बनाते हैं जब शेयर होल्डर ऐसी कॉल पे डिफॉल्ट करे जिस पर एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही है, और एक्सेस मनी एडजस्ट होती है ज्यादातर हमेशा कहां? शेयर अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो
तो ही हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो देखो ये बेसिक सी जर्नल एंट्री है, ये तो उम्मीद करता हूं जानते ही है हम लोग कि सबसे पहले ड्यू की एंट्री हमने कर दी नॉर्मल 80,000 शेयर्स के हिसाब से, और रिसीव की एंट्री में भी हमने बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखा, और सेम अमाउंट 24 लाख का 24 लाख यहां पर लिख दिया। अब यहां कॉल्स इन एरियर्स के लिए क्या हम कोई वर्किंग नोट बनाएंगे? तो जवाब है ना, नॉर्मली पर्सन के शेयर से मल्टीप्लाई करके और इनटू में हम 30 कर देंगे। लेकिन अब मुद्दा यह है कि शेयर्स कितने लेंगे, जरा आराम से क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ है, क्लियरली ये बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? बताओ क्या बताया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर ये बताया है कि जो ध्वनि है, ध्वनि ने जो डिफॉल्ट किया है वो अलॉटमेंट पे किया है। जरा आराम से यहां लिख लेता हूं मैं कि भाई जो ध्वनि ने डिफॉल्ट किया है वो अलॉटमेंट पे किया है, ठीक है, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है। और जो सरगम नाम की शेयर होल्डर है, सरगम नाम की शेयर होल्डर, उसने अलॉटमेंट पे नहीं, यानी अलॉटमेंट का पैसा तो उसने पे कर दिया होगा, उसने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे करके बताया हुआ है क्वेश्चन ने। और अगर मैं एप्लीकेशन की कॉल की बात करूं तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन की कॉल तो हर कोई पे करता है, तो वो इसने भी पे की होगी और वो इसने भी पे की होगी। तो क्वेश्चन की जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो ध्वनि है उसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है, यहां उसने पैसा पे नहीं किया, और जो सरगम है उसने यहां पैसा पे नहीं किया। हाँ, फॉरफीचर दोनों का फर्स्ट कॉल के बाद ही हो रहा है। तो यहां पर अब एक छोटा सा सवाल है कि क्या ध्वनि ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे किया होगा या पे नहीं किया होगा, क्योंकि इस बारे में क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि के बारे में सिर्फ इतना बताया कि वो अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर पाई, बाद में सरगम जोगी है वो फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाई, और फॉरफीचर दोनों का बिल्कुल आखिरी में ही हो रहा है। तो यहां पर सवाल यही है कि ध्वनि के केस में फर्स्ट कॉल की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम एज्यूम क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर उसके शेयर फॉरफिट ही हो रहे हैं, और कंपनी शेयर फॉरफिट तभी करती है आमतौर पर जब आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। अगर आप कुछ पैसा जमा करा देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में फॉरफीचर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो क्योंकि दोनों का फॉरफीचर तो एट द एंड हो ही रहा है, तो इस तरह की स्थिति में हम यही एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट कॉल पे इसने भी जरूर डिफॉल्ट कर दिया होगा। तो आराम से जरा इन बातों को सोच लीजिएगा। ये जो आखिरी वाली बातें हमने सोची हैं, ये सोची हैं कि ध्वनि ने भी फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया होगा, माना इस बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्योंकि शेयर फॉरफिट तो उसके हो ही रहे हैं आगे चलकर। तो यही कारण है कि हमने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट कॉल पे इसने भी डिफॉल्ट किया है। और इस बात से हम समझते हैं कि फर्स्ट कॉल पर अब जब हम डिफॉल्ट रिकॉर्ड करेंगे तो ध्वनि के भी शेयर्स लेंगे और सरगम के भी शेयर्स लेंगे, दोनों के शेयर्स लेंगे। अब जरा आराम से, ध्वनि के शेयर्स तो आपको मालूम है कितने हैं, 1600 शेयर्स, लेकिन सरगम के तो अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं कि सरगम ने कितने शेयर्स के अप्लाई किया था, ये हमें दिया हुआ है। जबकि कॉल्स इन एरियर जो आप रिकॉर्ड करोगे वो आप उसके अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से करते हो, ध्यान रखिएगा। अब उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था इससे क्या लेना देना, उसके कितने शेयर्स हैं, उसे कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो इससे आपको लेना देना है, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, यहां पर बगल में एक बार फिर आपको इसकी भी कैलकुलेशन जल्दी से कर लेनी चाहिए। क्या कि भाई कि सरगम की बात चल रही है। हालांकि क्या सरगम के केस में कोई फुल फ्लैश वर्किंग नोट बनाना है, तो जवाब है ना। सरगम के अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं 6000 शेयर्स। भाई सरगम के केस में भी रेशियो तो हमारा वही रहेगा 3:2, तो जहां हो उससे डिवाइड करो, यानी 3 से डिवाइड करना है और 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस हिसाब से हमारी फिर कैलकुलेशन बन जाएगी क्या कि 6000 को किससे डिवाइड करना है, जहां हो अप्लाइड पर हो तो 3 से डिवाइड करना है, जहां पहुंचना है अलॉटेड पे पहुंचना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इस हिसाब से 4000 शेयर्स निकल के आएंगे। यानी यहां से हमें समझ में यही बात आती है कि सरगम ने माना अप्लाई किया था 6000 शेयर्स के लिए, लेकिन उसे मिले तो कितने हैं, 4000 शेयर्स। तो सरगम के कितने कंसीडर करेंगे हम, 4000 शेयर्स। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि देखो फर्स्ट कॉल पे जो डिफॉल्ट हम रिकॉर्ड करेंगे वो ध्वनि के भी करेंगे और सरगम के भी करेंगे। तो सरगम के कितने शेयर्स निकल के आए हमारे, 4000 शेयर्स। ध्वनि के तो दिए ही हुए हैं 1600 शेयर्स। तो मिला के, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों का डिफॉल्ट रिकॉर्ड करेंगे, तो मिला के कितने होते हैं, तो मिला के होते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा, 5600 शेयर्स। तो जो फर्स्ट कॉल पे अब हम डिफॉल्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं वो 5600 शेयर्स पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये 5600 किसके शेयर्स हैं, तो ये ध्वनि के भी हैं, ये सरगम के भी हैं। तो ये डी और एस यानी ध्वनि और सरगम दोनों के मिला के शेयर्स हैं। सरगम के 4000 और ध्वनि के 1600। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखे, आएगी जरूर समझ में, आसान बात है क्योंकि। तो डन जी डन। इसी के साथ में अब जरा आगे कैरी ऑन करता हूं मैं, जहां कितना आएगा मेरा डिफॉल्ट, 3 6 18 1 और यहां आ गई मेरी 000, तो 1,68,000, और जो कि माइनस करके मेरा बन जाएगा कितना, क्या होता है ये, सोचने का तरीका होता है ये। और क्या होता है मेरे बाबू, सोचने का तरीका होता है।
है। तो 22,32,22,32,000 रिमेनिंग अमाउंट हम लोगों ने निकाल दी जो हमने रिसीव की। और जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था कि जैसे ही जैसे ही क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट हुआ तो उसके बाद इमीडिएटली उनके शेयर फॉरफिट कर लिए और फॉरफिट करने के बाद री इशू कर दिए। अब जरा आराम से, फॉरफिट किसके शेयर्स के? तो फॉरफिट दोनों के शेयर्स के। तो आराम से फॉरफीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या हम फॉरफीचर की एंट्री के लिए दोनों की अलग अलग एंट्री करने वाले हैं? तो जवाब है ना। क्यों करेंगे अलग अलग एंट्री? कंबाइन करेंगे हम। खैर, तो फॉरफीचर की एंट्री जरा आराम से और ध्यान से। सबसे पहले तो फॉरफीचर की एंट्री लिख लेते हैं जो कि याद होनी चाहिए आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है और मेरे बाबू, मेरे प्यारे गुल्लू हैं, अगर नहीं आती आपको फॉरफीचर की एंट्री या कंसेप्ट तो जाके फॉरफीचर वाला लेक्चर जाके देख लें, इसी सीरीज में मिल जाएगा आपको। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, जहां शेयर कैपिटल में हम डालते हैं जितना पैसा मांगा गया, शेयर फॉरफिटेड में जितना पे कर दिया और कॉल्स इन एरियर्स में जितना पैसा पे नहीं किया। साथ ही साथ कभी कभी फिर से आ गया कभी कभी हम अपने फॉरफीचर की एंट्री के अंदर प्रीमियम का पोर्शन भी लिखते हैं। प्रीमियम को भी हमें रिवर्स करना पड़ता है। और कब किस स्थिति में हमें प्रीमियम को रिवर्स करना पड़ता है? तो जब प्रीमियम का पैसा पे किया जाए या ना किया जाए। तो जब प्रीमियम का पैसा पे ना किया जाए। अब अगर सपोज करो प्रीमियम की कहानी की बात करूं मैं, प्रीमियम की कहानी ध्यान से सुन लेना। तो जो प्रीमियम है वो इस कॉल पर है, जो प्रीमियम है वो आपकी अलॉटमेंट की कॉल पर है। अलॉटमेंट की कॉल पे की है या नहीं की है? तो अलॉटमेंट की कॉल सरगम ने तो पे की है, लिखा भी हुआ है सरगम ने तो पे की है, बट ध्वनि ने पे नहीं की है। और हमने क्या कहा था कि हम प्रीमियम को कब डेबिट करते हैं? जब प्रीमियम का पैसा पे ना किया गया हो। किसने प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया? तो ध्वनि ने प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया। तो ध्वनि के केस में बेसिकली हम इसे डेबिट जरूर करेंगे। तो यहां पर हम 1600 शेयर से ही प्रीमियम लेंगे। तो जरा आराम से क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात तो कितनी फेस वैल्यू का पैसा मांगा गया? तो 30 रुपए की फेस वैल्यू, 20 रुपए की फेस वैल्यू और ये 30 रुपए की फेस वैल्यू। तो 30, 30, 60 और 20, 80 हो गया हमारा, क्योंकि आखिरी कॉल 20 रुपए की तो बनाई नहीं गई। तो 80 रुपए की फेस वैल्यू मांगी गई है। तो जरा आराम से फॉरफीचर की एंट्री हमें करनी है। और ध्वनि के हैं हमारे 1600 शेयर्स और सरगम के हैं 4000 शेयर्स। तो मिला के कितने होते हैं? 5600, जैसे कि ऊपर भी हमने लिखा था। तो ये जो पहली एंट्री हम करेंगे तो 5600 शेयर्स के हिसाब से करेंगे, 80 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी। लेकिन यहां पर हमने कहा था कि कभी कभी इस जर्नल एंट्री के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाता है। कब आ जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? जब प्रीमियम का पैसा पे ना किया गया हो। तो प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया गया, लेकिन वो किसने पे नहीं किया? वो सिर्फ ध्वनि ने पे नहीं किया। तो यहां नहीं लोगे आप दोनों के शेयर्स, यहां सिर्फ आप ध्वनि के शेयर्स लोगे। और ध्वनि के शेयर्स थे 1600 शेयर। तो यहां सिर्फ 1600 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपए का प्रीमियम है, तो सिर्फ यहां 10 रुपए लेने वाले हो आप लोग। ठीक है जी। तो ऐसे करके करना है आप लोगों को। ठीक है जी। अब अमाउंट लिख देता हूं मैं यहां पर, कितनी आएगी? यहां पर तो आ जाएगी आपकी 16,000 रुपए। ठीक है जी। और यहां आ जाएगी आपकी कितनी? 8 6 जा 48, 8 और 8 5 जा 40, तो 44 और ये 000, तो 4,48,000 ऐसे करके। और नाउ कॉल्स इन एरियर्स के अंदर कितना आएगा? तो ये तो हम अपने सॉल्यूशंस में से देख सकते हैं, अपनी एंट्रीज में से देख सकते हैं। देखो अलॉटमेंट के वक्त हमने कॉल्स इन एरियर्स यहां रिकॉर्ड किया था, कितना था? 24,000 रुपए का। और फर्स्ट कॉल के वक्त हमने यहां रिकॉर्ड किया था 1,68,000 का। तो जो कि अलॉटमेंट के वक्त डिफॉल्ट था हमारा, वो था हमारा 24,000 रुपए का। अलॉटमेंट की एंट्री में देख सकते हो आप। और फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट ये रहा हमारा 1,68,000 का, तो वो आप यहां देख सकते हो। बस अब इन दोनों की दोनों अमाउंट को जोड़ के हम यहां पर लिख देंगे। कितना बन जाएगा मेरा? 1,92,000। तो कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट आई 1,92,000। नाउ शेयर फॉरफिटेड में कितना आएगा? तो यहां हम डालते हैं शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे कर दिया है। शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे कर दिया है। जहां अगर मैं ध्वनि के केस की बात करूं तो ध्वनि ने पहली कॉल पे की है, ध्वनि ने सिर्फ पहली कॉल पे की है। तो ठीक है, पहली कॉल तो 30 रुपए की है, तो ध्वनि का तो बड़ा सीधा सीधा सा है। ठीक है जी। यहां लिख देता हूं मैं, ध्वनि के केस में तो बड़ा सीधा सीधा है, ऐसा है कि ध्वनि कितने शेयर्स हैं ध्वनि के? तो ध्वनि के हैं 1600 शेयर्स। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्वनि ने
क्या 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? तो जवाब है ना, ध्वनि ने अप्लाई किया था कितने शेयर्स के लिए? 2400 शेयर्स के लिए। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सीधा कि भाई ध्वनि ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 2400 शेयर्स इंटू 30 रुपीज, तो इतना होगा ध्वनि का शेयर फॉरफिटेड। या आप वैसे करके सोच सकते हो कि सबसे पहले ध्वनि के 1600 शेयर्स इंटू 30 एंड देन अलग से आप एक्सेस मनी ऐड कर दो। तो चाहो तो आप अलग से एक्सेस मनी ऐड कर दो कि पहले 1600 शेयर्स इंटू 30 प्लस एक्सेस मनी, या सीधा ही अप्लाइड शेयर से आप काम को कर सकते हो कि भाई ध्वनि ने सिर्फ एप्लीकेशन की कॉल पे की है और वो तो उसने 2400 शेयर्स के हिसाब से पे की होगी, तो ऐसे करके भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये जो ग्रीन कलर के पेन से मैंने लिख दिया है ये है ध्वनि का शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस। अब नाउ जरा पिंक कलर की बारी आई, सरगम की बारी आई। जिस सरगम की कहानी तो क्या है, सरगम ने कितनी कॉल पे की है? तो सरगम ने बेसिकली पहली और दूसरी कॉल पे कर दी है। पहली कॉल कितने की है? 30 रुपए की है। दूसरी कॉल कितने की है? वो भी 30 रुपए की है, लेकिन उसमें प्रीमियम भी है। जरा आराम से, शेयर होल्डर जब प्रीमियम का पैसा पे नहीं करता तब तो हम प्रीमियम को हर जगह कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा पे कर देता है तो मैं ना डेबिट में प्रीमियम लेता और ना ही क्रेडिट में प्रीमियम लेता। तो बेसिकली ये इस तरह की सिचुएशन में जहां सरगम ने माना प्रीमियम का पैसा पे कर तो दिया है, लेकिन हमने क्या सरगम का प्रीमियम डेबिट में लिया था? जवाब है ना, हमने डेबिट में ध्वनि का प्रीमियम लिया था। तो अब हम सरगम का प्रीमियम क्रेडिट में भी नहीं लेने वाले। तो यानी हम क्रेडिट में कितना पैसा मानेंगे? 30 रुपए की ये कॉल मानेंगे, 20 रुपए की ये कॉल मानेंगे, यानी सिर्फ 50 रुपए कंसीडर करने वाले हैं। तो वो जो सरगम है, सरगम के कितने शेयर थे? 4000 शेयर थे। तो 4000 शेयर्स के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से ही हम सिर्फ और सिर्फ बुकिंग करेंगे। तो बेसिकली ये है सरगम के नंबर ऑफ शेयर्स, ये है ध्वनि के नंबर ऑफ शेयर्स। डन, अमाउंट निकालेंगे, फाइनली जवाब आ जाएगा हमारा। जहां अगर सपोज करो मैं अमाउंट की कैलकुलेशन करूं तो भाई कितने कितने आएंगे मेरे? तो ये आएगा मेरा 72,000 रुपीज ध्वनि का, और उसका आ जाएगा मेरा 4 5 20, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, 2 लाख ही आएगा ना? हाँ, और ये 72,000, हाँ ठीक है। तो यानी फाइनली कंक्लूड करके इन दोनों कैलकुलेशंस को आपस में ऐड करने के बाद में बनेगा मेरा 2,72,000। ठीक है जी, ऐसे करके बातें हो जाएंगी हमारी। ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद में रीइशू की एंट्री करेंगे, और देखो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है फॉरफीचर की। मैं नहीं कहूंगा कि आसान एंट्री है। अगर इस एंट्री को देखकर बुद्धि खराब हो रही हो, लग रहा हो कि अबे क्या चल रहा है ये आखिर, तो या तो आपके कंसेप्ट वीक हैं, है ना, या तो आपके कंसेप्ट वीक हैं। बाकी बुद्धि खराब हर किसी की होती है, या तो आपके कंसेप्ट वीक हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो पहले फॉरफीचर रीइशू के जाके कंसेप्ट्स को रिवाइज करके देन फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और अगर हल्की फुल्की दिक्कतें हो रही हैं तो छोटा सा सॉल्यूशन है कि वीडियो को रिवाइंड कर करके मल्टीपल टाइम बातों को सुने, क्योंकि मैं एक एक शब्द, एक एक लफ्ज काफी सहजता से इस्तेमाल करता हूं। तो जो भी शब्द हैं अगर आप बार बार सुनोगे, मल्टीपल टाइम सुनोगे, तो चीज खुद ब खुद आपके पकड़ में आती चली जाएगी। तो बेसिकली अगर हल्की फुल्की सी दिक्कतें लग रही हैं तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें। लगभग गारंटी है मेरी, अगर 4-5 बार आपने रिवाइंड करके देख ली यही सेम फॉरफीचर की एंट्री की एक्सप्लेनेशन, जिसमें हर एक चीज के अपने प्रिंसिपल्स, रूल्स होते हैं, तो 100% आपको एंट्री जरूर समझ में आएगी। तो चलिए खैर ठीक है जी, आगे रीइशू की एंट्री पर आते हैं। जहां रीइशू की एंट्री के अंदर तो हम बोलते थे, क्या बोलते थे हम कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर। जिस बात को हमने कहा था कि जाके मम्मी को भी बता के आओ जरूर कि मम्मी बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी जरूर, चाहे प्रॉफिट का केस हो चाहे लॉस का केस हो, चाहे प्रॉफिट का केस हो चाहे लॉस का केस हो। और प्रॉफिट का केस, लॉस का केस कैसे आइडेंटिफाई करते थे हम? तो बेसिकली यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2000 ऑफ दी शेयर्स, यानी वैसे तो टोटल 5600 शेयर्स थे, लेकिन 2000 शेयर्स बेसिकली हमने रीइशू कर दिए हैं कितने में? 95 पर शेयर एज 80 पेड अप। जरा आराम से, हम कहा करते थे इस तरह की बातें कि पेड अप का मतलब होता है कितने का शेयर, तो कितने का शेयर? 80 का शेयर, 80 का शेयर, और एट या फॉर प्रीपोजिशन के बाद जो भी लिखा हो इसका मतलब होता है कितने में बेचा। तो 80 का शेयर 95 95 में बेचा, 80 का शेयर 80 का शेयर 95 में बेचा, तो फायदा हुआ है नुकसान? ज्यादा में बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है हमें। तो 80 का शेयर 95 में बेचा तो 15 रुपए का फायदा हो रहा है हमें। तो ये फायदे का केस है, ध्यान रखना। और हम कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं? सिर्फ 2000 शेयर रीइशू कर रहे हैं। तो ठीक है जी, ओके। हाँ, फायदे का केस है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे हम यहां पर। ठीक है जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम जानते हैं कि अगर लॉस का केस होता है तो शेयर फॉरफिटेड आता है, क्योंकि ये हमारा किसका? फायदे का केस है, तो इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। तो 2000 शेयर्स इंटू 2000 शेयर्स इंटू और 2000 शेयर्स इंटू, हाँ जी, तो कितने का शेयर है? 80 का शेयर है तो यहां पर 80 आएगा। कितने में रीइशू किया? 95 में। ओ, यहां क्यों 80 लिखा मैंने?
शेयर कैपिटल में आएगा 80, तो शेयर कैपिटल में 80 आएगा, कितने में रीइश्यू किया 95 में, तो यहाँ 95 आएगा, और 15 रुपए का फायदा हुआ तो ये फायदा आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये हुआ मेरा कितना 1,60,000 रुपए शेयर कैपिटल, और यहां हुआ मेरा कितना 30,000 रुपए, और वहां टोटल हो जाएगा मेरा 1,90,000। ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। तो हो गई जी हमारे रीइश्यू की बात। रीइश्यू की एंट्री में तो बस इतना ही सोचना होता है कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हुआ, ऐसे करके बातें। देन इसके बाद में सबसे आखिरी एंट्री जो होती है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो एंट्री तो बड़ी प्यारी सी है, मासूम सी है, और मासूम और प्यारी क्यों है, क्योंकि ये एंट्री कभी नहीं बदलती। लेकिन मुद्दा यह है इस एंट्री की अमाउंट में बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े कलेश हैं, क्योंकि हम कहा करते थे कि अगर फुल रीइश्यू का केस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पार्शियल रीइश्यू का केस है तब तो कलेश हैं, क्या ही कर सकते हैं। इस सबसे आखिरी एंट्री का जो कंसेप्ट था हमारा वो क्या था, जरा आराम से नीचे एक छोटू सा वर्किंग नोट बनाते हैं, जहां हमने कहा था कि सबसे पहले हम फोरफीचर के वक्त जितना भी फायदा हुआ हो वो लिखेंगे, देन रीइश्यू के वक्त जितना भी नुकसान हुआ हो वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले फोरफीचर के वक्त जितना भी फायदा हुआ हो, यानी ये जो प्रॉफिट है ये हम फोरफीचर की एंट्री में से उठा के लेके आएंगे, एंड देन रीइश्यू के वक्त जितना भी नुकसान हुआ हो वो लिखेंगे। अब अगर सपोज करो मैं बात करूं, क्या रीइश्यू के वक्त कोई भी नुकसान हुआ है? रीइश्यू के वक्त तो फायदा हुआ है। अब अगर फायदा हुआ है तो क्या माइनस के बजाय प्लस कर दूं? तो जवाब है ना। भाई रीइश्यू के वक्त क्या कोई नुकसान हुआ? नहीं, तो लॉस की जगह पर तो मैं बड़ा सा जीरो लिख देता हूं, कुछ नहीं हुआ लॉस हमें। लेकिन अब फोरफीचर के वक्त जो प्रॉफिट हुआ है जरा वो उठा के लेके आता हूं, और देखो जो फोरफीचर के वक्त प्रॉफिट हुआ है ये रहा हमारा फोरफीचर के वक्त हुआ प्रॉफिट, ये है हमारा फोरफीचर के वक्त जो प्रॉफिट होता है वो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लिखते हैं। हालांकि क्या इसकी ये वाली अमाउंट 2,72,000 में लिखने वाला हूं? तो जवाब है ना, मैं हिस्सों में लिखूंगा कि ध्वनि का प्रॉफिट कितना था, ये वाला जो हमने यहां पर भी लिखा हुआ है 72,000, और सरगम का कितना है, ये वाला प्रॉफिट जो कि है हमारा कितना 2 लाख रुपए का। तो ये हिस्सों में ही हम लोग लिख के चलेंगे यहां पर, जरा आराम से। सबसे पहले ध्वनि का प्रॉफिट अलग लिखते हैं। जो ध्वनि का प्रॉफिट है वो है हमारा कितना 72,000 रुपीज, और जो सरगम का प्रॉफिट है वो हम अलग लिख के चलेंगे। सरगम का कितना प्रॉफिट है बताओ कितना प्रॉफिट है सरगम का? तो सरगम का है 2 लाख रुपए। ठीक है जी, ओके। अब जरा आराम से हमें यहां पर क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस शेयर होल्डर के केस में फुल रीइश्यू है, किसके केस में पार्शियल रीइश्यू है, क्योंकि जिसके केस में पार्शियल रीइश्यू होगा उसके केस में हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसके केस में फुल रीइश्यू है वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज करो हम हल्की फुल्की सी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, आओ बनाई अंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी टेबल सी बना लेते हैं तो बात बड़ी ही आराम से समझ में आ जाएगी। भाई अगर सपोज करो मैं बात करूं, क्या बात करूं मैं, है कि ध्वनि के कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो ध्वनि के थे आपके 1600 शेयर्स। सरगम के कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो सरगम के थे 4,000 शेयर्स, है ना, इतनी बात समझ में आती है। और अगर सपोज करो मैं बात करूं कि हमने रीइश्यू कितने किए हैं, कितने शेयर रीइश्यू किए, तो रीइश्यू की एंट्री में भी देख सकते हो आप, हमने हर जगह 2000, और ये क्वेश्चन ने लिखा हुआ था कि हमने कितने शेयर रीइश्यू किए हैं 2000 शेयर। अब देखो जो भी हमने शेयर्स रीइश्यू किए होंगे वो किए तो इन्हीं के शेयर्स होंगे ना, हालांकि सारे तो नहीं किए होंगे क्योंकि ध्वनि और सरगम के मिला के देखा जाए तो 5600 शेयर्स बनते हैं, जबकि हमने रीइश्यू तो सिर्फ 2000 ही किए हैं। तो अब क्वेश्चन की जो लगभग सबसे आखिरी लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि 2000 शेयर जो हमने रीइश्यू किए हैं इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि, इसमें ध्वनि के तो सारे के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं, तो ध्वनि के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। तो अगर मैं इस टेबल को फिल करना चाहूं तो जरा आराम से, ध्वनि के तो सारे के सारे शेयर्स दैट मीन 1600 के 1600 शेयर रीइश्यू कर दिए, जिसका मतलब ये हुआ कि 2000 में से 1600 शेयर्स तो ध्वनि के ही हुए, 2000 में से आउट ऑफ 2000 1600 शेयर्स तो ध्वनि के ही हुए, यानी ध्वनि के केस में तो क्या बन रहा है, ध्वनि के केस में तो फुल रीइश्यू बन रहा है, ध्वनि के केस में तो फुल रीइश्यू बन रहा है, यानी ध्वनि के केस में आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2000 में से अगर 1600 शेयर ध्वनि के हैं तो बाकी के किसके हैं, तो बाकी के सरगम के होंगे, और बाकी के कितने होंगे, 2000 में से 1600 माइनस करके सिर्फ 400 शेयर्स बचे होंगे जो हमने सरगम से ले लिए होंगे। तो सरगम के केस में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कौन सा केस है, पार्शियल रीइश्यू का केस है। तो सरगम के केस में पार्शियल रीइश्यू का केस है, तो सरगम के केस में ही मुझे प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ध्वनि के केस में मुझे कुछ नहीं करना। तो जो ध्वनि का प्रॉफिट है वो तो एज इट इज रखेंगे, ध्वनि के केस में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो सरगम के केस में है उसमें करेंगे। और क्या करेंगे, तो ध्वनि सरगम के कितने शेयर्स थे, 4000 शेयर्स थे जो हमने फॉरफिट किए थे, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट किए हों उससे आपको डिवाइड करना होता है, उससे आपको डिवाइड करना होता है। तो 4000 से आप डिवाइड करोगे, और कितने शेयर आपने रीइश्यू किए, 400 शेयर आपने रीइश्यू किए, तो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे करके काम कर देंगे हम लोग, ठीक है। जिस हिसाब से यहाँ पर 20,000 रुपए आएगा, तो अब 72,000 यहां और 20,000 रुपीज यहां, और लॉस तो आपका है ही नहीं, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन को सोल्व करके 92
2,000 रुपीज आएगा। तो जो फाइनली इस एंट्री के अंदर अमाउंट लिखनी है वो आएगी आपकी 92,000 रुपीज। ऐसे करके बातें हैं। तो खैर काफी लंबा क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। और मान के चलो काफी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हो गई हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन था, प्रीमियम की बातें थी, एक नहीं दो शेयर होल्डर थे, इनके डिफॉल्ट पर भी हमने अजम्पशन लगाई है कि हाँ भाई उसने आगे भी डिफॉल्ट को कंटिन्यू रखा होगा। उसके बाद में जब रीइश्यू की बारी आई तो उसमें भी फुल रीइश्यू नहीं बल्कि पार्शियल रीइश्यू हुआ। कलेश हाई लेवल के रहे। कैसे हाई लेवल के कि एक शेयर होल्डर के केस में फुल रीइश्यू, दूसरे के केस में पार्शियल रीइश्यू। तो देखो अगर ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट बनने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है। अगर आप लिमिटेड एक क्वेश्चन को भी काफी बार रिपीट करते हैं और उसके एक एक कोने पर जाकर रिसर्च करते हैं कि भाई हाँ ये अमाउंट हमने कैसे लिखी, कारण के साथ में अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके कंसेप्ट मान के चलिए काफी हद तक लगभग 80 to 90% तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके बिल्ड हो जाएंगे। लेकिन भाई हमारा काम तो आपको बिल्कुल लिटरली 100% परफेक्ट बनाना है। तो मैं तो इस तरह के प्रैक्टिस सेशन अभी और भी लेके आने वाला हूं। तो हालांकि ये एक बड़े बड़े क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं जहां मुझे तो एक्सप्लेन करते वक्त काफी वक्त लग जाता है, बट आपको फाइनली 15 से 20 मिनट पे आना है। और जल्द ही जो सबसे आखिरी का प्रैक्टिस सेशन होगा उसके अंदर मैं काफी जल्दी बातों को रिपीट करूंगा और आपको करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन विद इन 15 मिनट्स। तो चलो खैर फिलहाल के लिए तो मेरी बात खत्म होती है। तो ये सारे गामा पा ध्वनि सरगम तरंग में बह जाइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। तो चलिए खैर ओके डन, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।